हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, चर्चा शुरू कर रखी थी हमने बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट पर, और अगले 2 मिनट में ये चर्चा खत्म भी हो जाएगी। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस फिनिश होने जा रहा है बेटा। आखिरी के 2 बेसिस बचते हैं जिसमें से मेरे को एग्जाम्पल का भी नहीं पढ़ाना। मुझे सिर्फ पूरे 2 मिनट के बाद आपको सामने देखना है मेरे प्यारे। तो एक बेसिस रह गया था बस, कोड ऑफ कंडक्ट। इसके अलावा लगभग 7 बेसिस। अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है कोई बेसिस। पढ़ाई शुरू करी, आप कह रहे पूछ लो प्रॉब्लम। बिजनेस की देखें अभी मैं कुछ कह रहे हैं तो बाबू लास्ट बेसिस पे मैं कर रहा हूँ एम्प्लॉयमेंट को। बेटा लिखा गया है कोड ऑफ कंडक्ट। बेटा कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल मतलब क्या है? बेटा कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है वो कोड जो आपको कंडक्ट में बताती है, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो बाबू रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको डिफरेंशिएट करना है। क्या बिजनेस में कोई रूल रेगुलेशन लगता है या नहीं, क्या प्रोफेशन में कोई रूल रेगुलेशन लगता है या नहीं, क्या एम्प्लॉयमेंट में कोई रूल रेगुलेशन लगता है। तो बिजनेस में लिखा गया है नो ऑफ कंडक्ट। बेटा बिजनेस करने का रूल है क्या? पूरे 10 शूज पहन के आने को दिखे या जीन्स पहन के आने नहीं पहन के नहीं फॉर्मल वियर पहन के आइयो तभी धंधा कर सकते हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ऐसा मत दिला तुम्हारी नहीं होता। तो क्या प्रोफेशन के ऊपर कोई रूल रेगुलेशन लगता है? मैंने 27 रूल की बात की थी आपसे कहानी में, जिसमें 2 रूल्स आपको बताए थे। सीए कभी ऐड नहीं कर सकता, याद है आपको? सीए सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन यूज करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स एडवाइजर, टैक्स प्लानर, फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर। ऐसी कोई नाम नहीं यूज करता। याद है आपको? तो लिखा है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इज टू बी फॉलोड। तो ये प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट है जो प्रोफेशनल बॉडी देती है। डॉक्टर्स को देता है, आईसीआईसीएस को देता है, आईसीएसएस को देता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉयर्स को देता है। समझ में आती है बेटा? बेटा की कहानी से ही बात चल रही है, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहानी इसलिए सुनाई थी, सब कुछ स्टार्ट करना है। और बेटा एम्प्लॉयमेंट, इसमें भी कोई रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने को नहीं लिखे रहते हैं। बेटा ये एम्प्लॉयमेंट वही रूल्स है आपको जो और अगर मैं सही से बोलूं तो लॉकडाउन इन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, यही रूल्स एंड रेगुलेशन का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हैं जो आपके एम्प्लॉयर ने बताए हैं। एम्प्लॉयर को होता मालिक, ठीक है जी। मेरी तरफ से टॉपिक खत्म हो गया। कल बेटा अगर आपके पढ़कर नहीं आए और आपकी प्रॉब्लम नहीं आई तो मेरी प्रॉब्लम कंफर्म है। मेरी आई तो मैं बहुत परेशानी दूंगा। कल पढ़ कर कुछ नहीं रख गया। अब सिंपल सिंपल पढ़ के आ जाना, तो समझ में आए तो प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
एनसीईआरटी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है, सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सबको समझ आ रहा है, ठीक है बेटा। चलो क्लासिफिकेशन करने जा रहा हूँ बिजनेस का, बिजनेस को क्लासिफाई करने जा रहा हूँ बेटा। बिजनेस को सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है बेटा इंडस्ट्री, बिजनेस को क्लासिफाई किया गया है कॉमर्स, और फिर फर्दर कॉमर्स को क्लासिफाई किया गया है इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल का क्लासिफिकेशन होलसेल रिटेल, एक्सटर्नल का फर्दर क्लासिफिकेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट और इंटरनेट। तो आज के क्लास बहुत मजा कभी दो दिन की तरह सीख जाओगे क्या आप जिंदगी में ठीक है जी। मैं जब जब बोलता हूँ कि मजा आएगा लेवल कहाँ पहुंच जाता है एकदम से, अब देखते चलना आराम से। तो बिजनेस क्लासिफाई किया गया है दो अलग अलग पार्ट्स में, वन इज इंडस्ट्री एंड अदर वन इज कॉमर्स। बेटा ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री का अलग क्लासिफिकेशन नहीं है मेरे पास, ये कोर्स नहीं है, लेकिन बेटा ये ऐसी काम है जो आपने पहले कभी कभी नहीं सुनी, इसका क्लासिफिकेशन नहीं किया गया। तो जो आप में से कौन नहीं सकता है इंडस्ट्री की तरीके के प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री ठीक है ना जी। बेटा तो समझना मेरी पर्सन खत्म करा, उसके बाद खत्म करा, उसके ज्यादा नहीं चल सकता। ठीक है इंडस्ट्री है ठीक है जी। बोलना और दूसरे पार्ट में क्लासिफाई किया गया कॉमर्स में, बिजनेस का दूसरा पार्ट है कॉमर्स, और कॉमर्स को अलग दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। रेगुलर बेसिस, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, सेल और सर्विसेज, अर्निंग प्रॉफिट, बहुत कुछ याद आया होगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, बिजनेस के फीचर भी मैंने पढ़ा दिए थे साथ ही साथ। तो वो ट्रेड क्या है, बहुत हल्की बात, बिजनेस में से ही कुछ वर्ड ढूंढकर एक डेफिनेशन बना दी गई ट्रेड की, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज ट्रेड, दैट्स इट। क्या बोल रहा हूं, ट्रेड क्या है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज ट्रेड। बस गुड्स को खरीदना बेचना ही ट्रेड है, कोई रेगुलर बेसिस की जरूरत नहीं, कोई प्रोडक्शन प्रोक्योरमेंट की बात नहीं, कोई बेटा सेल एक्सचेंज की बात नहीं, कुछ नहीं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड, इतनी सिंपल इतनी हल्की डेफिनेशन। मुद्दा उठता है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या है, किसी ने नाम सुनी है कभी मैंने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, बहुत अच्छी बात, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। बाबू ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू द ट्रेड। Auxiliaries to trade is the necessary term for the smooth functioning of any trade, any business. Let me clear. इंडस्ट्री तीन है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी।
tertiary sector, tertiary industry provide support services to both the primary and the secondary industry. याद है आपको टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करती है? इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. और एक बात बताऊं, टर्शियरी को हिला दो, दोनों हिल जाएंगे खुद ब खुद. टर्शियरी को गिरा दो, दोनों इंडस्ट्री गिर के खत्म हो जाएंगी. अभी सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टर्म टर्शियरी इंडस्ट्री एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ये दोनों बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट हैं. अब मेरा ख्याल बहुत कुछ क्लियर होगा. वो ये सपोर्ट सर्विसेज देते हैं ट्रेड को. ट्रेड चल ही नहीं सकता अगर ये सपोर्ट सर्विसेज गिर जाए. आप खुद सोचो, बिजनेस में मैं बहुत सारी सर्विसेज का यूज करता हूं. ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. बेटा हटा दोगे ना, खत्म हो जाएगा ट्रेड. एक बात बताओ, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस बैंकिंग. आप सबके फादर बिजनेस करते हैं. बैंकिंग एक इंपॉर्टेंट सर्विस है क्या नहीं? किसने प्रोवाइड करी? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड ने. बेटा ट्रांसपोर्टेशन, किसी का दिल्ली से गुड्स आ रहा है, किसी का अहमदाबाद से आ रहा है, किसी का सूरत से आ रहा है. सर हटा दो ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड अभी गिर के खत्म हो जाएगा. है कि नहीं है इंपॉर्टेंट सर्विस? एडवर्टीजमेंट, चाहे वो इंस्टा ऐड हो, चाहे वो व्हाट्सएप ऐड हो. आज की तारीख में लगभग सभी बिजनेस ऐड करते हैं. चाहे वो फ्लेक्स बोर्ड पे ऐड हो. सर हटा दोगे तो सर कोई बिजनेस नहीं है इसके बिना. जो दिखता है क्या देना बस. वाह बैच खत्म होने से पहले. Within the geographical boundary of a country is internal trade. मेरे देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो जो ट्रेड हो रहा है वो सब इंटरनल ट्रेड है. चाहे डोमेस्टिक ट्रेड बोल लो, चाहे नेशनल ट्रेड बोल लो, इंटरनल ट्रेड मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री इज इंटरनल ट्रेड. कोई दिक्कत समझ किया गया? सबसे होलसेल एंड रिटेल. कौन नहीं जानता आप में से? कंपैरेटिवली खरीदना ज़्यादा क्वांटिटी में होलसेल, क्वांटिटी में खरीदना लेसर क्वांटिटी में बेचना है. वो बिल्कुल नहीं. अब बहुत पहुंच जाऊँ. इंटरनल ट्रेड क्या था? इंटरनल ट्रेड, होम ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. ज्योग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करता है, ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. यहाँ हमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री भूलकर किसी और दूसरे देश का ट्रेड करते हैं, वो एक्सटर्नल ट्रेड है. एक्सटर्नल ट्रेड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड इम्पोर्ट. वो एक्सपोर्ट टर्म सुनी है, सिर्फ इम्पोर्ट नहीं सुनी. सबने सुनी? समझ आ रहा है? तुमने सुनी है और मैं जज करना चाहता हूँ तो मजा तो पता है. कोई समझदार व्यक्ति एक्सपोर्ट किया मैं बहुत देर से ऐसे देखो समय बर्बाद करने के लिए जिसको जिसको आगे हिंदी पंजाबी में अंग्रेजी उर्दू मल्टी हाई इंटरेस्ट कर दो कि एक्सपोर्ट के बारे में कुछ पता है. मैं कह रहा हूँ बताइए मुझसे तो पढ़ाई की हिमालय में जाओ, दाढ़ी दूढ़ी इतनी बड़ी करो, वहीं बाबा बाबा बन जाओ. सन कोई तो पढ़ाई एक्सपोर्ट की एडमिशन 11वीं क्लास में तू 4 बच्चे अंग्रेजी आते तो 2 अंग्रेजी कर लेंगे आप. क्या होता है एक्सपोर्ट?
बेचना या बेचना? बड़ा मजा आ जाएगा, बड़ा ही मजा आ जाएगा। भेज देना, कोई समझ आंसर करे, बेचना या भेजना? आज आपको इसकी डिफरेंस बता दूंगा, बेचना या बेचना। वो तो बेचने बस, तुम भेजने के साथ, अच्छा ये भेजने के साथ ही बता दो। बहुत देखो तीसरा ऑप्शन मैं अगर बोलूंगा तो बड़ा गलत होता है, मतलब मैंने अगर अपनी लैंग्वेज को बड़ा गलत लगेगा मेरे को ये बताओ, बेचने में कौन कौन से बताना, भेजने में कौन कौन है, और थर्ड कैटेगरी कैसी है? चलो बहुत मजा आएगा आपको। पता क्या होगा ना, रट्टू तोते की तरह सीख के आगे जितने पता क्या किया। और आज भी बेटा 11th 12th क्लास पढ़ाने वाला टीचर है, प्री कॉमन कॉम्पिटेटिव उसको डेफिनेशन वहां से उठाइए जहां से ओरिजिनल आप लिखोगे, आपको क्या लगता है कहां ओरिजिनल लिखोगे? कस्टम एक्ट में लिखोगे, कस्टम एक्ट में। मैंने पढ़ा सीए फाइनल में, तब तो मुझे क्लियर हुआ एक्सपोर्ट क्या होता है। सच बता रहा हूँ मैं, आप तो नहीं जानते जितना आपने अब तक पढ़ा, ठीक है ना? मेरे को पीएचडी करानी है। पहले में से मैं बता देता हूँ, आपकी जनरल साइंस ये कहती है कुछ बच्चों की जनरल साइंस कुछ बाहर भेज दिया किसी को, वो एक्सपोर्ट है। कुछ किसी की जनरल साइंस कहती है बाहर भेज दिया तो वो एक्सपोर्ट है, ठीक है? किसी की भेजना है, किसी की बेचना है, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में डिसाइड करेंगे बेचना है या बेचना है, ठीक है? मैं सीधा सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, अगर कोई मुझसे बैटल देते हैं बेस्ट बाहर सप्लाई कर देना, एक्सपोर्ट हमने अपने देश में मंगा लेना इस इंपोर्ट। अगर इसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो भैया बस रवि मालिक है तुम्हारा, क्या ही बोलूं तुम्हारे को। एग्जाम्पल क्लियर है? बिल्कुल एग्जाम्पल बिल्कुल एक नंबर। अब सुनिए सर, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर बेचना नहीं होता। अगर आपने गुड्स सिर्फ बाहर भेजा भी है तो इट इज कंसीडर्ड एज एक्सपोर्ट। करूंगा, मेरा दिल नहीं कह रहा, इंडियंस आर वेरी इमोशनल, सारे डिसीजन दिल से लेते हैं, मैं लेकिन साबित कर दूंगा, मुझे इमोशनल होने की नहीं जरूरत पड़ी, बी वेरी प्रैक्टिकल। और इंपोर्ट क्या होता है? बाहर से गुड्स खरीद कर लाना, इंपोर्ट नहीं होता। बाहर से गुड्स लाना ही इंपोर्ट होता है। मैं साबित करता हूँ, लगा दूंगा, सुनते रहना, बहुत ही बाबू। एक टाइम पर जब सचिन तेंदुलकर जी अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, तो F1 रेस, फॉर्मूला 1 रेस का एक बहुत बड़ा प्लेयर, उसने बेटा एक लग्जरियस कार जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए थी, वो सचिन तेंदुलकर साहब को गिफ्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे थे। तो उन्होंने इंडिया लाने की सोची, ऑब्वियसली वो इंडिया का रेजिडेंट है, यूज कहां करेंगे? इंडिया में। तो जब वो ला रहे थे इंडिया, इंपोर्ट की डेफिनेशन पड़ी गई, बाहर से गुड्स लाना ही इंपोर्ट होता है, खरीद कर लाने की तो कोई बात ही नहीं है कस्टम एक्ट में, एंड इट इज कंसीडर्ड एज इंपोर्ट। और इंपोर्ट पे, लग्जरियस आइटम के इंपोर्ट पे 200% का टैक्स है। अब सचिन तेंदुलकर साहब को लगा ये अच्छा गिफ्ट मिला,
गाड़ी 1 करोड़ की, इंपोर्ट ड्यूटी मुझे पे करनी पड़ेगी 2 करोड़ की। कहानी समझ में आ रही है? देखो अगर मैं कहानियां नहीं बताऊंगा ना, कभी जिंदगी में याद नहीं रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मैं जानबूझ के हर चीज पे कहानी सुनाता हूं। तो टैक्स है 2 करोड़ रुपए। वो बात अलग है कि उन्होंने पे 1 रुपया नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान का ना नियम ये है, जो पे कर सकता है उससे पे कराना नहीं, जो नहीं कर सकता उसको नहीं, छोड़ दो। रातों रात कानून बदला गया और उनकी गाड़ी फ्री में इंपोर्ट हो गई। लेट इट बी, हमें क्या करना है उलझ कर। ठीक है जी, गुस्सा आया, मुझे भी आया भाई, ठीक है ना जी। एक हमारे यहाँ पर किंग फिशर के ऑनर हैं, नाम बताओ मिस्टर बगोड़ा, विजय माल्या। नाम सुना है सबने विजय माल्या का, बहुत शौकीन आदमी। विजय माल्या ने क्या करा, इंडिया के लिए ना वो हर एंटीक्स खरीदता था। ठीक है, हर एंटीक्स। टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी हो रही थी, बहुत जी 2 करोड़ रुपए की टीपू सुल्तान की तलवार खरीद ला नीलामी में। और ऐसे सब एंटीक्स के ऊपर भी हिंदुस्तान में इंपोर्ट ड्यूटी है 200%। कितनी इंपोर्ट ड्यूटी है? 200%। उसने सोचा भाई ये तो मैंने क्या ही कर दिया, नीलामी में तलवार खरीद ली। एक तो इंडिया के लिए कोई चीज खरीद के लाया 2 करोड़ की, 4 करोड़ की इंपोर्ट ड्यूटी, ये कौन देगा? रातों रात लॉ उसके लिए भी बदला गया, फ्री में इंपोर्ट हो गई। लेट इट बी। साउथ अफ्रीका में नीलामी हो रही थी गांधी जी के चश्मे की, गांधी जी की लाठी की, 3-4 करोड़ में वो भी खरीद लाया विजय माल्या, उसके ऊपर भी टैक्स 200%। रातों रात लॉ बदला गया, वो भी फ्री में इंपोर्ट हो गई। मतलब हर अमीर आदमी के लिए कानून की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं यहाँ पर, बड़ी सीधी सी बात। और अब मैं जो एग्जांपल दूंगा वो मजा ही मिलेगा आपको। इंडिया लिफ्ट द वर्ल्ड कप आफ्टर 28 ईयर्स, ये लाइन शायद कभी किसी ने बोली नहीं होगी। 2011 इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है। और आपको बता देता हूं, जो मैंने न्यूज़ सुनी थी, पता नहीं आपने सुनी थी कि नहीं सुनी थी, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप उठाया वो वर्ल्ड कप नहीं, वो वर्ल्ड कप की कॉपी थी, क्योंकि वर्ल्ड कप अटक गया था कस्टम्स में। मुझे नहीं पता आपने सुनी है कि नहीं। क्यों? अगेन बाहर से गुड्स लाना इंपोर्ट है, खरीद के लाना इज नॉट इंपॉर्टेंट। जब बाहर से गुड्स आ रहा था, वो आईसीसी जहां से भी ला रही थी, जिस भी कंट्री से इंडिया ला रही थी, 200% टैक्स था, यानी कि लगभग कुछ 8 से 10 करोड़ रुपए का टैक्स। वो कस्टम में फंसा रहा, लॉ चेंज होने की वेट होती रही। तो जो इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया था वो वर्ल्ड कप नहीं, कॉपी थी, बाद में ओरिजिनल वर्ल्ड कप मिला था। और लॉ इसके लिए भी बदला गया था, टैक्स 1 रुपया किसी पे भी नहीं दिया। क्या मैं क्लियर उस बात को लेकर? क्या मैंने इंपोर्ट किया? इतने एग्जाम्पल दे दिए, पूरी जिंदगी भी याद नहीं रख सकते। बहुत कुछ बता दिया मैंने। खरीद कर लाना इंपोर्ट नहीं होता बेटा, सिर्फ लाना इंपोर्ट होता है। और बेचना नहीं होता, एक्सपोर्ट भेजना होता है। इसका एग्जांपल अभी पेंडिंग है, अगले ही मिनट देता हूं, सुनना काम की बात। बाबू, एंट्रीपोर्ट एक नई टर्म है जो आपने कभी नहीं सुनी। अब सुन लो जरा एंट्रीपोर्ट क्या होता है। इस पर टाइम लग सकता है बेटा, जितना बचा हुआ सारा। बाबू, एंट्रीपोर्ट टर्म ये कहता है बेटा, इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज एंट्रीपोर्ट। सुन लो जी काम की बात, क्या बोल रहा हूं मैं? इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज एंट्रीपोर्ट। एग्जांपल दे देते हैं, ऐसे मजा नहीं आएगा। बाबू, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक ऑर्डर प्लेस किया, लेट सपोज फॉर 1000 kg गोल्ड, कि 1000 किलो गोल्ड चाहिए। बाबू, इंडिया ने एक प्राइस तय कर लिया, लेट सपोज 72,000 पर 10 ग्राम, मतलब 1 तोले के 72,000 रुपये। ठीक है जी, तय हो गया सब कुछ। पर ऑस्ट्रेलिया को क्या पता, हम तो खुद ही भीख मंगे, हमारे पास तो गोल्ड होता ही। ठीक है जी, इंडिया ने क्या करा, एक ऑर्डर प्लेस कर दिया यूएई को, जिनके पास एक्चुअली में कुछ है। ठीक है जी बाबू, कि 1000 किलो गोल्ड, और इनसे दाम तय हो गया 71,000 पर 10 ग्राम, क्योंकि इंडिया कुछ ना कुछ कमाएगा भैया, इतना बल्क ऑर्डर लिया, उसमें ठीक ठाक कमाई हो जाएगी, क्योंकि 1000 किलो की बात हो रही है। तो यहां से हमने इंपोर्ट किया गोल्ड, जिस भी रेट पे किया, और इंपोर्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट
हमने यहाँ से गुड्स खरीदा और यहाँ बेच दिया, इंपोर्ट किया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट एंड दैट टर्म इज नोन एज। भाई साहब कल स्टोर पे बैठो के ध्यान रखना, अगर ना आवाज चाहिए, ये जितने आराम हो रहे हैं ना, आराम फरमाए जा रहे हैं, कमर तोड़ दूंगा कल, फटाफट से बता दो। हाँ, टर्म है एंट्रीबोट। आपको क्या लगता है खत्म हो गया? शुरू ही हम हुआ, मैं तो माम अप की अब हुआ हूँ बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं बाबू बिजनेस स्टडी। अब करो जी बात एंट्रीबोट की ओर। समझदार बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन, एंट्रीबोट के लिए कम से कम कितनी कंट्री की जरूरत होगी? हाँ जी बोलो फटाफट से। समझदार व्यक्तियों से मेरा क्वेश्चन, एंट्रीपोर्ट के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत होगी? रट्टो तो बता दो बाबू, आज बता ही दो कितनी। सब डाइसी से हुए पड़े, कोई कह रहा नहीं, कोई कह रहा पता नहीं, कोई कह रहा आप ही बता दो। हाँ जी सर, कंफर्म मान लेती। रौनक का एक जवाब है, रौनक का भी जवाब सुन लो, रौनक बता दो इनको सबको क्या जवाब। रौनक कह रहा दो। कौन कौन रौनक के साथ है? मैं रौनक के साथ हूं, मेरे साथ भी कोई आ जाओ। निकम्मे नहीं, मैं जहां होता हूं वहां तुम्हें होना ही नहीं। निकम्मे कहीं के केशव आ गया भाई, एक तो है, एक है, देख लो देख लो देख लो, एक है भाई, है मेरे साथ कोई तो है, और कोई एक और आ गया। देखो ये सब सेट ए के लालच में आ रहे हैं, ये इन्हें कोई मुझसे मोहब्बत नहीं है, सेट ए चाहिए इनको टेस्ट में। तीन के साथ कौन कौन है बाबू? कोई बीच का ना रहे, दो या तीन, बस दो ही ऑप्शन है आपके पास। बाकी सब कहाँ है बाबू? मैं कुछ फिर बोलूंगा गलत, आपको अच्छा नहीं लगेगा। चलो अब सुनो मेरी बात काम की। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, सुनते क्या हो? मुझे नहीं समझ में आती कभी बुद्धि में तुम्हारे बात कैसे डाल लूं। मैंने ना जब एक्सटर्नल ट्रेड की बात करी ना, मैंने एक बात बोली, वो ट्रेड जो एक देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्रॉस कर देता है वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है, या जो कम से कम दो कंट्री के बीच होता है, कम से कम दो कंट्री के बीच, वो क्या होता है? एक्सटर्नल। अगर कम से कम दो कंट्री की बात बोली तो यहां पे भी तो एप्लीकेबल होनी चाहिए। मैंने एक्सटर्नल ट्रेड की बात बोली, इसी की तो फर्दर कैटेगरी है एंट्रीपोर्ट। चल अच्छा, अगर मैं दो में साबित कर दूं तो एंट्रीपोर्ट, आप अपने टीचर से कह देना साबित कर दे, वो साबित नहीं कर पाएगा, मैं लिख के लेगा, वो साबित ही नहीं कर पाएंगे। आज तक उनको यही पता है कि एंट्रीपोर्ट तीन कंट्री के बीच में होता है, और जबकि मेरी बुद्धि में बात पड़ती नहीं है, ये रटवाता रहूं आपको, हर चीज रटवाता रहूं। एग्जाम्पल दूं, तगड़ी बात करें? चलो जी, चलो तगड़ी बात करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं बड़ी देर होगी, एक तगड़ी बात हो ही जाए। लो बाबू लो, आओ करते हैं बात। बेटा एप्पल जब तक इंडिया में टाटा से टाई अप नहीं हुआ था, एप्पल प्रोडक्ट कहां पर मैन्युफैक्चर होते थे? कोई बताएगा बाबू? प्रोडक्ट्स हमेशा मैन्युफैक्चर्ड होते थे कैलिफोर्निया में, बट दे आर असेंबल्ड इन चाइना। सबको पता होगा, पुराने आईफोन पे लिखा हुआ देख लेना, पीछे बिल्कुल क्लियरली लिखा होता है, ठीक है ना, कि जितने भी पार्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं कैलिफोर्निया में, बट असेंबल्ड होते हैं इन चाइना। बिल्कुल क्लियरली लिखा है, चाइना इज द असेंबलिंग हब फॉर द मोबाइल फोन्स, ठीक है ना। अभी तो बेटा इंडिया में भी बहुत कुछ होने लगा, पर अगर मैं आज से 6-7 साल पहले की बात करूं तो मैं बोल सकता था पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी फोन आप देख रहे हो उसका 99.99% असेंबल्ड चाइना में होते हैं, सिर्फ 5 से 6 साल पहले की बात। ठीक है जी, अब सुनते जाना काम क्या है। और अगर मैं एक और एक्स्ट्रा बात बताना चाहूं तो चाइना में एक भी फोन आज से 5-6 साल पहले असेंबल करने वाला कोई इंसान नहीं था, 100% रोबोट्स असेंबल कर रहे थे। ये भी बात सुन लो एक्चुअली। अब सुन लो जी काम की बात, सुनना। एप्पल ने क्या किया, पार्ट्स बनाए, आईफोन कुछ भी समझ लो 10 के, ठीक है, और असेंबलिंग के लिए भेज दिए चाइना। एप्पल क्यों असेंबल नहीं करता यूएसए में, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, मैं सब बता दूंगा आपको, पर मेरे पास समय की कमी है, मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है जी, कल पूछ ले रहे हैं क्वेश्चन याद से, आप पूछोगे मैं आंसर कर दूंगा, नहीं पूछोगे तो छोड़ दूंगा, वो आपकी इच्छा है। ठीक है जी, जितना नॉलेज खींचनी है वो आपको खुद से खींचनी है। बाबू एप्पल ने क्या करा, सारे पार्ट्स भेज दिए चाइना में फॉर असेंबलिंग। ठीक है जी,
चाइना ने क्या करा, पार्ट्स असेंबल करे, आईफोन 10 बनाए, बहुत सारी एक बल्क क्वांटिटी, वापसी भेज दी, फटाफट बोलो, वापसी भेज दी यूएसए। पहले बात कर लो, किसी के भी एंगल से कर लो, पहले बात चाइना के एंगल से कर लो। एक मिनट मित्रों देखना, इंपोर्ट किए पार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, मैंने तो डेफिनेशन बताई थी, मैंने तो कंट्री बोली थी, आपने कहा थी क्या ये एंट्रीपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ, बस एक समझदार आदमी कहते नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चाइना ने क्या करा, इंपोर्ट ही तो करे पार्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, पर्पस भी ये क्लियर था कि एक्सपोर्ट वापसी जाने ही जाने हैं सामान, चाइना रख तो नहीं सकता इस सामान को, पक्का से बात क्लियर हुई। दो कंट्री दिखाई दे रही है, तीसरी भी शामिल नहीं हुई। एक बात और बोल दूं, जब एप्पल ने ये पार्ट्स चाइना में बेचे या भेजे, बस ये बता दो, बेचे या भेजे, बस ये बता दो बेटा, सिर्फ भेजे, बेचे नहीं, बेच देते फिर तो इनका अधिकार था रखने का, सिर्फ भेजे और बाद में वापस मंगा लिए। मानते हो बात, नहीं मानते? क्या ये एक्सपोर्ट नहीं माना जाता? सर ये आपकी बुक्स में ही एक्सपोर्ट माना जाता है, मैं आपको बुक्स में ही दिखा दूंगा, और टीचर बेचने बेचने की बात करते रहेंगे सारा दिन, देख लेना। क्या ये क्लियर हो गई बात? एक्सपोर्ट क्लियर, इंपोर्ट क्लियर, एंट्रीपोर्ट क्लियर। एंट्रीपोर्ट क्या है, एक बार फटाफट से बता दो। इंपोर्ट करना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इज एंट्रीपोर्ट। सर किसी की चीज में बहुत टाइम लगेगा, आप देखोगे स्कूल में एक एक दिन में पता नहीं क्या कहाँ कहाँ उड़ा देंगे आपको। सर आपको भी पता है, अगर मुझे स्कूल के एंगल से बताना है, मैं तो एक दिन में बुक खत्म कर सकता हूँ। अगर किसी चीज को डिटेल में जाना है, इट विल टेक टाइम, वो लगता है समय। ठीक है जी, रख रहे हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।